नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित वर्ल्ड जीएस क्लासेस। दोस्तों, हम लोग बहुत तेजी से एक डिजिटल दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ डिजिटल होने वाला है। आज से कुछ सालों पहले हम सारा पेमेंट कैश में करते थे और आज 50% पेमेंट कैशलेस यानी डिजिटली करते हैं। आज हमें कुछ भी बुक करना हो तो हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो पहले हॉस्पिटल्स में सारा रिकॉर्ड ऑफलाइन होता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। पेशेंट को क्या बीमारी है, उसका कब क्या ट्रीटमेंट किया गया, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। दोस्तों ज़रा सोचिए, अगर यही डेटा कोई चुरा ले तो देश का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। रिसेंटली यही चीज़ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स दिल्ली में हुई है। एम्स के सर्वर को हैकर्स ने हैक किया और 200 करोड़ रुपए की डिमांड की। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैकर्स आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की वेबसाइट को भी 6000 बार हैक करने की कोशिश की, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। 4 करोड़ पेशेंट का डेटा चोरी हो जाता है दोस्तों, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का डेटा भी शामिल है। पॉसिबल है कि चोरी किए गए डेटा में उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स का डेटा भी हो जो ट्रीटमेंट के लिए कभी हॉस्पिटल गए थे। इनमें डिफेंस सेक्टर के ऑफिसर्स भी हो सकते हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी की हेल्थ हिस्ट्री हैकर्स के हाथ में लग जाती है तो उसका कैसे कितना ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है। एम्स हॉस्पिटल को 2016 में कम्प्लीटली डिजिटलाइज कर दिया गया था, और कोविड पेंडेमिक के बाद से देखा जाए तो हमारे हेल्थ सेक्टर का बहुत बड़ा पोर्शन ऑनलाइन ऑपरेट होने लग गया है। तो आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े रिस्क क्या होते हैं, साइबर अटैक क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, हैकर्स कौन होते हैं और उनके मोटिव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सब चल क्या रहा है। 23 नवंबर को एम्स के ऊपर एक साइबर अटैक होता है और ऑनलाइन सर्विसेज जैसे स्मार्ट लैब, बिलिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ठप हो जाती है। मैनेजमेंट का कहना है कि एक रैनसमवेयर अटैक था। अब ये रैनसमवेयर क्या होता है? रैनसमवेयर एक टाइप का मैलवेयर होता है जिसको अगर हैकर ने आपके कंप्यूटर में डाल दिया तो आप अपने ही कंप्यूटर की फाइल्स और फोल्डर्स को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसमें फोल्डर्स लॉक हो जाते हैं। जब आप फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे तो एक की मांगी जाएगी, और ये की सिर्फ हैकर के हाथ में होगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं इनक्रिप्शन। यानी हैकर अब बड़ी ही आसानी से आपको ब्लैकमेल कर सकता है। वो रुपए की डिमांड भी कर सकता है। रैंसम का मतलब होता है फिरौती, इसलिए इसका नाम रैंसमवेयर है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हैकर रुपए की डिमांड करता है। जब आप हैकर की डिमांड को पूरा कर देते हैं तो वो आपको की प्रोवाइड कर देता है, और फिर की हेल्प से आप अपने कंप्यूटर फाइल को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिक्रिप्शन। अगर कोई फिरौती देने से मना कर देता है तो चोरी किए गए डेटा को डार्क वेब पे बेच दिया जाता है और फिर वहां से कमाई की जाती है। दोस्तों, बात करते हैं साइबर अटैक की कि आखिर ये साइबर अटैक होता क्या है। देखिए, साइबर का मतलब होता है इंटरनेट इंटरनेट और साइबर अटैक का सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई इंसान आपके कंप्यूटर के डेटा को आपकी मर्जी के खिलाफ एक्सेस करने की कोशिश करे, डेटा को डैमेज करने की कोशिश करे, या फिर उस पर्सनल डेटा को चोरी करके कहीं और बेचने की कोशिश करे, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं साइबर अटैक। अब इन साइबर अटैक्स को जो परफॉर्म करता है उनको हम हैकर्स बुलाते हैं। अब हैकर्स यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल इंसान भी हो सकता है जो सिर्फ अकेले काम कर रहा हो, जिसका किसी से कोई रिश्ता ना हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी क्राइम सिंडिकेट से जुड़ा हुआ हो, यानी कि पूरे पूरे के पूरे ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर कभी कभी ये भी होती है कि गवर्नमेंट खुद हैकर्स को फंड देती है हैक करने के लिए। मैं एक एग्जांपल से इस बात को आपको समझाता हूँ। मान लीजिए चाइना का गवर्नमेंट है। अगर वो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे कुछ डिफेंस सेक्टर में जो कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको वो हासिल करना चाहती है, तो हमारे डिफेंस सेक्टर पे एक साइबर अटैक करवा सकती है। तो ऐसे में चाइना की गवर्नमेंट खुद उसको फंड देगी हैकर्स को कि भाई इंडिया के सर्वर पे अटैक करो और वहाँ की खुफिया इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें दो। दोस्तों, अब ऐसे अटैक्स के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे बड़ा रीज़न तो होता है पैसा कमाना, और दूसरा रीज़न यहाँ पे पॉलिटिकल होता है। बड़े हॉस्पिटल्स को हैकर्स इसलिए टारगेट करते हैं क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन बहुत ईजिली मिल जाती हैं। अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स में बहुत बड़े बड़े वीआईपीज़ को जनरली उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उनके पास बहुत सारी क्रिटिकल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है। इसमें पॉलिटिशियंस या सरकारी अधिकारी हो सकते हैं। यहाँ पे हैकर्स को पेशेंट्स की प्राइवेट पेमेंट और अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक साथ ही कलेक्टिवली मिल जाती है। इस टाइप के अटैक का एक मोटो ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की हेल्थ हिस्ट्री को जानना। जैसे कि किसी नेता या फिर अधिकारी की हेल्थ हिस्ट्री जानकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शख्स कितने दिनों तक काम कर सकता है या उसका अगला कदम क्या होगा। किसी को बड़ी बीमारी है तो हैकर्स यह भी जानना चाहते हैं कि वह शख्स इलाज के लिए कहाँ जा सकता है, ताकि उसे निशाना बनाया जा सके, या वह कितने दिनों तक जीवित रह सकता है।
दोस्तों ये जो हैकर्स होते हैं ये हमेशा बुरे ही नहीं होते हैं, कुछ अच्छे हैकर्स भी होते हैं। हैकर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। व्हाइट हैट हैकर्स, ब्लैक हैट हैकर्स एंड ग्रे हैट हैकर्स। व्हाइट हैट हैकर्स को एथिकल हैकर भी बोला जाता है क्योंकि ये अपनी हैकिंग स्किल का यूज़ अच्छे काम के लिए करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, वो एक्चुअली में एक गलत हैकर्स होते हैं जो किसी के सिस्टम पे एक अनऑथराइज्ड एक्सेस करना चाहते हैं, उसके डेटा को स्टील करना चाहते हैं, उसके डेटा को बेचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उनको बस पैसे से मतलब है। उनको पैसा दो फिर चाहे उनसे अच्छा काम करवा लो, चाहे उनसे गलत काम करवा लो। दोस्तों बात आती है कि जो साइबर अटैक होता है ये काम कैसे करता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है टारगेटेड अटैक और दूसरा होता है अनटारगेटेड अटैक। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज करिए किसी एक चोर को चोरी करनी है और वो किसी एक मोहल्ले में जाके चोरी करने की कोशिश करता है। अब उसके पास दो चॉइसेस थी। या तो वो पहले से अपना माइंड मेकअप करके गया है कि उसको किस घर में चोरी करनी है, या फिर वो कोई कोई माइंड मेकअप करके नहीं गया है, बस वो मोहल्ले में गया हुआ उसको वो हर घर में चोरी करने की कोशिश करेगा, जहाँ पे उसकी चोरी हो जाएगी वहाँ पे वो सक्सेसफुल माना जाएगा। अब देखिए दोनों केसेस में होता क्या है, अगर वो पहले से अपना माइंड मेकअप करके गया है, इसका मतलब उसको पता है कि किस घर में उसकी क्या वीकनेस है, किस घर में लॉक कमज़ोर है, किस घर में चोरी करना ज़्यादा आसान है। तो ऐसे में वो पहले से माइंड मेकअप करके जाएगा। बट अगर उसको चोरी ही करनी है और उसका उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कहाँ पे उसको ईज़िली चोरी करने को मिल सकती है, तो वो हर जगह चोरी करने की कोशिश करेगा। तो उसको बोलते हैं अनटारगेटेड अटैक, यानी पहले से कुछ भी फिक्स नहीं है, वहाँ जाके देखेंगे कि क्या होता है। टारगेटेड अटैक में पहले से माइंड मेकअप होता है कि इस जगह हमें चोरी करनी है। दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ साइबर अटैक की। ये कई कैटेगरी में डिवाइडेड होता है। नंबर वन यहाँ पे है मेलवेयर। बेसिकली एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के डेटा को डैमेज करने के लिए या फिर उनको चुराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बहुत सारे फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। इसमें नंबर वन है स्पाईवेयर, यानी कि जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर। सपोज करिए अगर इस सॉफ्टवेयर को आपके फ़ोन में या फिर कंप्यूटर में डाल दिया जाए, तो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, आपकी पूरी लोकेशन हिस्ट्री को ही ट्रेस कर सकता है, आपके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है ये। दूसरा एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे वायरस है। वायरस क्या करता है, जैसे कि जब भी हम नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वायरस उसी फाइल के साथ चिपक के हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और फिर हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है ये। नेक्स्ट एग्जांपल है रैनसमवेयर। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जैसे ही ये हमारे लैपटॉप में या फिर हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है, वैसे ही ये पूरी सारी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर देता है, यानी उनको लॉक कर देता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो देखने में तो गेम की तरह लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डेटा को स्टील या फिर उसको इरेज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वॉर्म होता है जो कि बेसिकली कंप्यूटर में अगर आ जाए तो कंप्यूटर को स्लो कर देता है। नहीं, कभी कभी सुनने में आता है कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया है, हम उसमें एंटीवायरस डालते हैं जो कि वायरस को हटाता है, कंप्यूटर की स्पीड फिर से हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब सेकंड क्लासिफिकेशन यहाँ पे होता है फिशिंग अटैक। अब देखिए फिशिंग अटैक कैसे काम करता है, इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल आपको अभी देता हूँ मैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने सुना होगा कि एक ओला स्कैम हुआ था। वो स्कैम कैसे परफॉर्म किया गया था, उसमें जब ओला में जो लोगों को अपने स्कूटर्स की बुकिंग करनी थी, तो एक्चुअल साइट पे ना जाके वो लोग एक फेक वेबसाइट पे चले गए थे जो कि हैकर्स ने बनाई थी। और वहाँ पे जब उन लोगों ने स्कूटर्स बुक किए, तो अपनी सारी कुछ पेमेंट और स्टार्टिंग में ऑनलाइन करना पड़ता है, तो सारा पेमेंट उन लोगों ने जो भी करना था वो कर दिया और अपने कार्ड के क्रेडेंशियल्स वहाँ पे डाल दिए थे, जैसे उसका सीवीवी पिन क्या है या फिर उसका अकाउंट नंबर क्या वगैरह वगैरह। तो वो सारा डेटा हैकर्स के हाथ में लग गया था। तो इस टाइप के अटैक को बोलते हैं फिशिंग, यानी कि एक एक्चुअल वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बना दी जाती है और वो दोनों में इतना कोई बहुत ही क्लोज डिफरेंस होता है, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होता कि कोई इसको देख के जज कर सके। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। देखिए इसमें क्या होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब भी कभी किसी बहुत बड़े एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो उसके जस्ट तुरंत बाद उसकी साइट हैंग कर जाती है या फिर बोले वेबसाइट क्रैश कर जाती है। और उसके पीछे रीज़न बहुत ही सिंपल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं, यानी जब भी किसी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा तो वो साइट क्रैश कर जाएगी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है हैकर यहाँ पे। तो हैकर इसमें करता क्या है, हैकर के पास ऑलरेडी बहुत सारे हाईजैक्ड कंप्यूटर्स होते हैं। तो हैकर को जिस भी वेबसाइट को स्लो डाउन करना होता है, उसके ऊपर वो हाईजैक कंप्यूटर के थ्रू ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देता है और जैसे वो फेक ट्रैफिक उसके ऊपर डाइवर्ट होता है उसी साइट के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाती है। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी है मैन इन दी मिडिल अटैक। अब देखिए आप डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं इसमें होता क्या है। देखिए मान लीजिए अभी मैं अगर फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोल के बैठा हूँ, तो मेरे और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट के बीच में कोई नहीं है, पूरा का पूरा एक ओरिजिनल कनेक्शन है। लेकिन हैकर्स यहाँ पे कुछ ऐसा जुगाड़ सेट कर देते हैं कि जो ओरिजिनल कनेक्शन है वो खत्म हो जाता है और हमारा जो कनेक्शन है उसके बीच में क्या आ जाता है, वो हैकर बीच में आ जाता है।
यानी हमारी वेबसाइट फ्लिपकार्ट और हमारे बीच में कौन आ गया है, हैकर आ चुका है। अब अगर हम साइट पे कोई भी पेमेंट करने की कोशिश करेंगे, अगर हम अपने कार्ड के क्रेडेंशियल्स डालते हैं तो उसको हैकर आसानी से रीड कर सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है कभी भी। नेक्स्ट आता है ब्रूट फोर्स अटैक। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जिसको हम लोग भी अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते रहते हैं। मान लीजिए आपको अपने किसी फ्रेंड का मोबाइल चेक करना है, बट उसमें पासवर्ड लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करेंगे, आप गेस करेंगे कि इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। आप पहले एक पासवर्ड ट्राई करेंगे, अगर वो फेल हो जाता है तो आप नेक्स्ट पासवर्ड ट्राई करेंगे, और ऐसा आप तब तक करते रहेंगे जब तक कि फ़ोन खुल नहीं जाता। और ज़रूरी नहीं कि इसमें फ़ोन खुल ही जाए, ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं, एक चोर अगर कहीं चोरी करने जाता है और किसी घर में ताला लगा हुआ है, बट चोर के पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो वो बहुत सारी चाबियों से उस ताले को खोलने की कोशिश करेगा। वो एक-एक करके तब तक सारी चाबियाँ ट्राई करेगा जब तक कि वो ताला खुल नहीं जाता। हो सकता है कोई चाबी उसमें मैच कर जाए, यानी उसको सक्सेस मिल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि उसको फाइनली सक्सेस ना मिले। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसका डेटा को प्रोटेक्ट करना बहुत क्रूशियल है। जैसे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, टेलीकॉम हो गए। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने बताया है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स होते हैं जिसको अगर बर्बाद कर दिया जाए तो उसका हमारी नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी और पब्लिक सेफ्टी पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये कौन डिसाइड करता है कि किस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रूशियल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके लिए गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, शॉर्ट में बोले तो NPIIC। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NPIIC ने 6 कैटेगरीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल माना है। इसमें कहीं भी आपको हेल्थ केयर सेक्टर नजर नहीं आएगा। पावर सेक्टर है, टेलीकॉम है, ट्रांसपोर्ट है, गवर्नमेंट है, बैंकिंग है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर कहीं नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ केयर सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट ही नहीं है। इसमें जो आपका जो भी डेटा वो लीक होता है तो होता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आज का टाइम बदल चुका है। तो आज के टाइम में ये ज़रूरी हो गया है कि हेल्थ केयर को भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में रखा जाए, जिस टाइप से साइबर अटैक हो रहे हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो। दोस्तों, जिस हिसाब से साइबर अटैक हो रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इंट्रोड्यूस किया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। नंबर 1 है साइबर सुरक्षित भारत प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को 2018 में लॉन्च किया गया था, और बेसिकली इसका पर्पज़ है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना लोगों के मन में कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। आज के टाइम पे हर किसी को साइबर सिक्योरिटी पे ध्यान देना है। इसका जस्ट एक पर्पज़ है, सिंपली एक अवेयरनेस को क्रिएट करना। दूसरा यहाँ पे है नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑन साइबर सिक्योरिटी। दोस्तों, उसको 2017 में डेवलप किया गया था, और इसका एक मोटो है कि जो इंटरनेट ट्रैफिक है उसको स्कैन करना और रियल टाइम में जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं उनको काउंटर करना। तीसरा यहाँ पे आता है साइबर स्वच्छता केंद्र। दोस्तों, 2017 में इस प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से जिनको भी लगता है कि उनके कंप्यूटर में वायरस है या मेलवेयर है, तो वो अपने कंप्यूटर या फिर फ़ोन को इसके थ्रू एकदम क्लीन कर सकते हैं। दोस्तों, जिस रेट से हमारे हेल्थ केयर सेक्टर पे साइबर अटैक बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट को हेल्थ केयर सेक्टर को क्रिटिकल की कैटेगरी में डालना ही होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्टार्ट किया है। इसमें 14 डिजिट का एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है जिसमें पर्सन का कंप्लीट हेल्थ डेटा होता है। इन 14 डिजिट के नंबर्स को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी आभा नाम दिया गया है। इन अकाउंट्स में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और लैब रिपोर्ट्स स्टोर रहती हैं। सभी काम पेशेंट के आयुष्मान भारत डिजिटल अकाउंट से होंगे, लेकिन यही सहूलियत सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय बन गई है। इन अकाउंट्स को गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल से जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से एम्स जैसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट को निशाना बनाया गया है, उसको देखते हुए हम सबको अलर्ट होने और गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने का टाइम आ चुका है। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।